सीन ये है कि हम दोनों पिछले काफी दिनों से डिफरेंट ग्रुप्स में हैं हम, और मेरे ये ऑब्जर्वेशन है हम्म कि मैंने लोगों को देखा है कि एक तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, हम्म और उसमें क्या है कि जो आम हमारी पब्लिक है वो अपने कुछ इश्यूज डिस्कस करना चाहती है। राइट अब किसी ने कोई पोस्ट लगाई कि आई एम हैविंग एंजाइटी या डिप्रेशन। अब एक्सपर्ट तो बहुत देर में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, करते भी हैं या नहीं है, आई डोंट नो। तो जो आम उसके जो फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स राइट हैं, जो भी हैं, हम फेसबुक यूजर, वो उसको सजेस्ट कर रहे होते हैं, वो उसको एडवाइस कर रहे होते हैं। हम्म और अब उस बंदे जिसके साथ ये बीत रही है, जिससे एंजाइटी है या डिप्रेशन है या कोई अदर इश्यूज है, हम्म तो वो एड्रेस होना चाहिए प्रॉपरली, उस राइट पर्सन तक जाना चाहिए। अब राइट हम उसको भी टिप्स पॉडकास्ट पे बना रहे हैं, हम्म चाहे वो फिजिकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है, हम्म हम उसको इतना लाइट क्यों लेते हैं? राइट हमने जब सूट खरीदना होता है तो हम कपड़े वाले के पास जाते हैं, जी हम हाँ जूते वाले के पास जाके कपड़ा नहीं मांगते हैं। जी हाँ या हम एक प्लम्बर का काम है तो हम वो प्लम्बर से ही करवाएंगे, वो हम मोची से नहीं करवाते। जी हाँ लेकिन जहाँ पे हेल्थ की बात आती है तो हम इसको सीरियस क्यों नहीं लेते? जी हाँ फिर हम क्यों ये समझ रहे होते हैं कि बस ये गुजारा हो जाए मेरा, घूम राइट फिर के मेरा फ्री में काम हो जाए, हम्म चाहे हेडेक है या हम्म कोई और है, बस भाई तू ये चाय पी ले। हम्म हेडेक की डिफरेंट रीजन होते हैं। राइट 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 व्हाट डू यू थिंक? अभी इसके लिए मैं थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ। कल कल जो मेरा सेशन था, जो आप थोड़ा उसके अंदर थोड़ा टाइम थे, तो हाँ उसमें हाँ, एक बिल्कुल। टॉपिक हो रहा था। वहां पर मैंने ये टॉपिक है डिप्रेशन का, अचानक से वर्ड आया, किसी ने लिखा डिप्रेशन। तो मैंने पूछ लिया ऐसे ही सब लोगों से कि डिप्रेशन क्या है। तो किसी ने लिखा बीइंग सैड, फीलिंग लो इन लाइफ, उसके बाद लो फेज इन द लाइफ, और मतलब बहुत जनरलाइज वर्ड यूज किया। तो फिर मैंने वहां पे बोला, मैंने उनको एग्जांपल दिया कि सपोज एक पर्सन का हेडेक है, वो आज होता है, वो पैरासीटामोल लेता है, वो ठीक हो जाता है। वो अगले दिन लेता है, वापस से दर्द होता है, पैरासीटामोल लेता है। समझ लो ये हेडेक एक हफ्ता 10 दिन तक चलते रहे, और वो फिर डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोलेगा तुझे माइग्रेन है, ये हेडेक नहीं है नॉर्मल, तो माइग्रेन्स की दवाई चालू करेगा। सपोज किसी को स्टमक एक है, वो कंटिन्यूसली हो रहा है और वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, हो सकता है उसे स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो हर एक जो इश्यू है जो लंबे टाइम तक चल रहा है, उसके पीछे एक अंडरलाइंग इश्यू होने के चांस है। तो मैंने लिखा जब ये सैडनेस बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है और जिसका कोई रीजन भी नहीं होता, स्पेसिफिक रीजन ही नहीं है, तो हो सकता है वो पर्सन डिप्रेस्ड हो। और बहुत लोग मेरे से एग्री नहीं किए, उन्हें लगा सर आई डोंट एग्री कि डिप्रेशन ये नहीं होता। तो मैंने बोला हाँ डिप्रेशन इज रिलेटेड टू केमिकल्स इन योर ब्रेन। तो आपके जो ब्रेन के केमिकल्स है उनमें इम्बैलेंस हो सकता है। अगर आपको डिप्रेशन है, आपका सेरोटोनिन या डोपामिन इफेक्ट हो सकता है, और मेडिकेशन आपको कुछ लेवल पे लेके आ सकती है। मैं ना एंटी मेडिकेशन हूँ, ना बहुत ज्यादा प्रो मेडिकेशन हूँ, ठीक है। क्योंकि एंटी मेडिकेशन इसलिए नहीं हूँ, कुछ लेवल पे मेडिकेशन अगर ना काम करे, तो काउंसलर का काम तो 100 गुना बढ़ जाएगा और कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। अल्टीमेटली लोगों को लगेगा काउंसलिंग इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि उनका जो ब्रेन अगर कुछ इम्बैलेंस हुआ है तो उसको पहले रेक्टिफाई कर लिया जाए जहां तक है पॉसिबिलिटी, और फिर हम कंटिन्यू करें मेडिकेशंस के साथ। तो आप ये सही बोल रहे हो कि हर चीज के लिए यूट्यूब या घरेलू नुस्खे या होम रेमेडी सीख करना, ये और ज्यादा प्रोलॉन्ग करना है, प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाना है। एग्जैक्टली। हम्म और होता क्या है कि लोगों को जो हम इनको लेने के तरीके हैं ना, बस हम फेसबुक पे बैठे हैं, अब चाहे कोरोना के बात है या कोई भी बात है, तो लोग जो मैसेज है वो फॉरवर्ड करने में बड़ा ही उसको नेक काम सवाब का काम समझते हैं कि बस ये तो मैंने हम्म फॉरवर्ड करना ही है। हम्म और होता क्या है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन होती है, हम्म और उससे भला तो किसी का होता है या नहीं होता, लेकिन नुकसान बहुत। जरूर जरूर एकदम चाहे वो राइट। मेंटल हेल्थ है या हम्म फिजिकल हेल्थ है। हम्म अब प्याज से इलाज हो रहा होता है, हम्म टोटके चल रहे होते हैं, ये कर ले तू वो कर ले, और हम शॉपिंग करेंगे तो हम बड़े ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, राइट हमें बड़ी राइट अच्छी चीज़ चाहिए। जब हम्म हेल्थ की बात आती है, अपनी जान की बात आती है, हम्म मेंटल हेल्थ है या फिजिकल है, हम्म वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। वहाँ पे हम चाहते हैं बस ये काम जो है ना टल जाए किसी तरीके से। हम्म पता नहीं क्यों हम उसको सीरियस नहीं ले रहे होते। हम्म ये मुझे माइंड सेट की समझ नहीं आती। हम्म आई गेस के ऐसा आपके कंट्री में भी होगा, क्योंकि हाँ मेरे यहाँ हाँ सराउंडिंग में बहुत होता है ये चीज़ कि हाँ हम वो टोटका पे चल रहे होते हैं, बस तो काम ये आज का दिन तो चल जाए किसी तरीके, कल की कल। हम्म। तो अब वो इसमें मेंटल हेल्थ जो है हम्म हमारी, उस पे जो अवेयरनेस
लाइक हमने अभी डिप्रेशन की बात की, हम उसकी डेफिनेशन नहीं जानने की कोशिश करते कि असल में डिप्रेशन होता क्या है। हम स्ट्रेस को भी उसी कैटेगरी में ले रहे हैं, हम एंजाइटी या हम थोड़ा सा जो मूड स्विंग है हम उसको भी उसी में ले रहे होते हैं। हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, हम हर रिएक्शन को बस उसी में ले रहे हैं। डिप्रेशन, बस मुझे तो बस एक वर्ड पकड़ लेते हैं, वो कहीं से सोशल मीडिया देख लिया, वो उसी से रिलेट जाते हैं खुद को कि मुझे भी डिप्रेशन है, मेरे भाई को भी डिप्रेशन, उसको डॉक्टर ने ये दवाई दिया है तो चल तू भी ले ले। अब वो सोशल मीडिया पे एक दूसरे को दवाइयाँ रिकमेंड कर रहे हैं। जी हाँ, बगैर सोचे। राइट राइट। अच्छा, एक छोटा सा इनपुट है, जैसे आपने जब बोला कि लोगों में अवेयरनेस क्या क्यों नहीं है और क्या ऐसा क्यों है, और समझ क्यों नहीं आ रहा, ये है कि शायद देखो अभी लाइफ में हैप्पीनेस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अभी मेरे लिए अगर आप मुझसे पूछो हैप्पीनेस का पैरामीटर, तो मैं बोलूँगा कि एक 2 वक्त का मील जो पेट भर सके, अगर बेसिक्स की बात करूँ वो। दूसरा है कि जो मेरा बॉडी है वो डिजीज़ फ्री हो, ठीक है। और तीसरा है जो मेरा माइंड है वो भी डिजीज फ्री हो, ठीक है। कोई भी फिजिकल और मेंटल इलनेस ना हो, और 2 वक्त का खाना हो। अगर ये हो, और अगर मेरे पास हॉलीडेज ना हो, या मेरे पास आईफोन ना हो, या लग्जरीज ना हो, या मैं शॉपिंग बहुत नहीं कर रहा, या बहुत बड़ा घर ना हो, तो मेरे लिए हैप्पीनेस का काम हो चुका है, मेरे लिए बेसिक्स। लेकिन बहुत लोगों ने क्या हो गया कि डिविएट हो गए, वो लग्जरी को हैप्पीनेस समझने लग गए। जैसे मैं बोल सकता हूँ प्लेजर को मटेरियलिज्म हो गया, प्लेजर को हैप्पीनेस समझने लग गए। तो मोमेंटरी चीज में पड़ गए। तो क्या हो रहा है, जिसके पास पैसा है, कंटिन्यूसली है, तो वो उसको इंडल्जेंस की आदत पड़ गई। आज उसने आईफोन लिया, हैप्पीनेस मिली, वो हैप्पीनेस एक हफ्ते में चली गई। अब उसने और कोई गैजेट लिया, फिर वो हैप्पीनेस मिली, फिर 2-3 दिन में चली गई। फिर उसने कोई हॉलीडे की, अब वो कंट्री के बाद उसको लगा ये कंट्री काफी नहीं, अब एक और। जैसे कि भाई कोई राजा है, वो एक एक बोलते हैं रियासत जीतता जा रहा, पर उसका मन नहीं भर रहा। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक पेन किलर है ना, तो लग्जरी पेन किलर है, जरूर है। आज मैं बीमार हूं और आप मुझे चलो भाई एक हिल स्टेशन ले जाओ, एक पूल के साइड ले जाओ, कोई भी अच्छी जगह ले जाओ, थोड़ा सा मुझे इफेक्ट जरूर अच्छा फील होगा, मुझे लगेगा हाँ मेरी हेल्थ थोड़ी बेटर है, ठीक है। ये एक इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही। पर क्योंकि आपको प्लेजर की वजह से आपका ब्रेन रिलीज कर रहा है वो हार्मोन्स प्लेजर वाले, तो वो पेन को उस टाइम पे ढक रहे हैं, टेम्पररीली उसको ढक रहे हैं पेन को। तो मुझे लग रहा है मेरा पेन रिलीफ। तो मैंने क्या सोच लिया, जो मेरी दवाई है ना, वो मेरी दवाई मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की वो दवाई नहीं है, वो रेमेडी ये नहीं है, वो रेमेडी मेरी लग्जरी है शायद। तो इसलिए लोगों को जब ऐसा लगता है, वो लो फील करते हैं, तो वो इंडल्ज करते हैं। जब वो लो फील करते हैं तो ड्रिंक करेंगे, लो फील करेंगे तो मे बी सेक्स का यूज करेंगे, लो फील करेंगे तो मे बी और कुछ शॉपिंग एडिक्शन या गैम्बलिंग करेंगे या स्मोकिंग करेंगे, कुछ भी इंटेलिजेंस करेंगे जब लो फील करेंगे। तो ये जो लो फील करके हाई में आना ना, ये टेम्परेरी हो गया। ये जैसे मैंने एक शॉर्ट क्लिप बनाई थी, उसमें था कोप अप मैकेनिज्म, ये फॉल्टी कोप अप मैकेनिज्म हो गया। फॉल्टी कोप अप मैकेनिज्म जरूर काम कर रहा है उनकी लाइफ में, जब तक उनकी लाइफ में जो फाइनेंशियल पार्ट और जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। पर ये जब हट गया, जब नहीं रहा, या ये काम नहीं आ रहा, या इंटेलिजेंस कर करके भी पर्सन एक टाइम पे पहुंच जाएगा कि बस अब समझ नहीं आ रहा, अब सब कुछ है लेकिन आई एम नॉट हैप्पी, उस टाइम पे रियलाइजेशन आएगा। तो अब तक अवेयरनेस अवेयरनेस ये नहीं है कि हम लोग जिस चीज को हैप्पीनेस समझ रहे हैं, जिस वजह से हम अपनी लाइफ को बहुत एक्टिवली जी रहे हैं, जिससे हम बोल रहे हैं कि यार हमारे पास सब कुछ है, क्या टेंशन है, कुछ नहीं है। और सबको पता, बीमारी लेके भी लोग बहुत कॉन्फिडेंटली चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके जेब में 1 लाख का बंडल है और उनको पता है अरे बीमारी है, चलो बेस्ट हॉस्पिटल में हम लोग चेक इन कर लेंगे, जैसे एक होटल में चेक इन करते हैं, डॉक्टर तो सब कुछ कर लेगा, हर चीज कर लेगा क्योंकि हमारे पास है। तो उनको एक फेक एश्योरेंस मिल रहा है फिलहाल, जो मुझे लग रहा है ये उनको स्ट्रिक्ट नहीं बना रहा है मेंटल हेल्थ के इशू में। हम्म अच्छा, अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं, सोशल मीडिया पे किस तरह से लोग हम्म इसको देखते हैं, मेंटल हेल्थ को स्पेशली, हम्म फिजिकल के साथ तो जो और जो है हो रहा है, हम्म मेंटल हेल्थ को कैसे लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कैसे हम्म इसको सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते, राइट। आपका क्या पर्सनल? ओके। अभी जैसे रिसेंटली जो जैसे आपने बोला, ग्रुप्स बहुत बड़े बड़े हैं फेसबुक पे, और 3-3 लाख और 10-10 लाख मेंबर्स वाले ग्रुप्स है। तो मैंने तो कल क्या किया, मैंने अपना जो न्यूज़ फीड है, फेसबुक का न्यूज़ फीड मैंने बंद कर दिया। सेटिंग्स में गया, न्यूज़ फीड में जाके जितने लोग थे सबको अनफॉलो, क्योंकि मैं देख देख के वो हो गया, परेशान हो गया।
हर एक 2 मिनट में कोई पोस्ट आ रही है, तो एक दो तीन पोस्ट रिलेशनशिप क्योंकि मेरा अट्रैक्ट करता है अटेंशन, तो उसमें ऐसा आ रहा है कि मैं हस्बैंड ऑफ दिस मेनी इयर्स इज एन अब्यूजर, और ये और वो, या कहाँ पर आ रहा है कि ही चीटेड मी, या कहाँ पर आ रहा है ही इज हैविंग एन अफेयर, कहाँ पे आ रहा है कि ही डज नॉट एक्नॉलेज मी। अब नीचे क्या हो रहा है कि जो लोग हैं ना, वो डायरेक्टली जजमेंट्स दे रहे हैं, जजमेंट्स। अगर किसी उसको डायरेक्टली बोल रहे हैं, जैसे किसका फादर है अब्यूजिव फादर, तो उन्होंने बोला यू शुड डायरेक्टली sue योर फादर और टेक हिम टू कोर्ट। मैंने बोला हाँ ठीक है, लीगल एस्पेक्ट ठीक है, कहाँ पर है, अगर जो हस्बैंड चीट कर रहा है तो ऐसे कर दो, अगर आपका जो पार्टनर है आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा तो ऐसे कर दो। एक्सट्रीम मेजर्स उनको सजेस्ट कर रहे हैं, जो देखो मैं अब कोई कोई लोग मुझे गलत समझेंगे कि मैं ना मैं विक्टिम के साथ एम्पैथाइज तो मैं जरूर करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत सिंपैथाइज और एम्पैथाइज जो कल्प्रिट है, जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है, मैं उसके साथ भी करता हूँ ये। क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम क्रिएटर है ना, वो हमेशा प्रॉब्लम फेस करने के साइड में कभी ना कभी रहा है। कोई भी पर्सन प्रॉब्लम क्रिएटर नेचुरली नहीं बना। जो तक मेरे क्लाइंट्स है, जब भी कोई अब्यूजर है, फिजिकल अब्यूजर या सेक्सुअल अब्यूजर है, या कोई पर्सन नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, ठीक है, या तो वो हेरिडिटरी आ रही है, या तो वो कुछ वजह से आ रही है जहाँ पे उसके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उसको ऐसा शेप किया, ऐसा। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि हर एक पर्सन को रेक्टिफिकेशन का चांस मिलना चाहिए, चेंज होने का चांस मिलना चाहिए। हर एक एडिक्ट को, क्योंकि देखो एडिक्ट को सब लोग रिहैबिलिटेशन में रखते हैं, और लोग बोलते हैं कि रिहैबिलिटेशन में जो भी लोग हैं उनको आपके जजमेंट की जरूरत नहीं, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। या कोई पर्सन है जो सीवियर क्लिनिकल डिप्रेशन है, या कोई पर्सन है, जो भी लाइफ में स्टेप ले रहा है, कितनी बार तो उसको ये भी नहीं मालूम कि क्या वो साउंड माइंड से ले रहा है कि वो उसको कुछ इश्यू है, वो अनसाउंड माइंड से ले रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि हर एक पर्सन को चांस मिलता है, फॉरगिवनेस का हर एक पर्सन को चांस मिलना चाहिए, माफी देने का, माफी लेने का, हर एक पर्सन को ट्रीटमेंट का चांस मिलना चाहिए। हाँ, आप एक बार ट्राई करिए उस पर्सन के साथ, उसको ट्रीट करने का, वो हेल्प ले रहा है नहीं ले रहा, वो ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, फिर आप अपना डिसीजन बनाइए उसके साथ। लेकिन अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें, सपोज मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, किसी का हस्बैंड, उसको कुछ इश्यू हो जाए, वो शादी के बाद एक्सीडेंट होके वो हैंडीकैप हो जाए, ठीक है, ऐसा हो जाए, या कोई पर्सन है उसकी आई साइट लूज हो जाए, या कोई पर्सन है उसका बिजनेस में लॉस हो जाए, तो अब ये क्या एडवर्सिटी आपकी लाइफ की इश्यूज है। क्या आप ये वाली फिजिकल एडवर्सिटी में पार्टनर को इमीडिएटली ऐसे छोड़ के वापस से पार्टनर हॉप करोगे? नहीं। आप सोचोगे मुझे मेरा मेरा ये बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस पार्टनर के साथ, क्योंकि मैंने बॉन्डिंग की है, तो मैं इसको हेल्प करूं, और वो म्यूचुअली हेल्प का रिलेशनशिप ही है मैरिज के, यहाँ से हेल्प, यहाँ से। अब जब मेंटल हेल्थ आती है तो डायरेक्टली लोग अपना हाथ छुड़ाने लग जाते हैं कि यार मेरी वाइफ को डिप्रेशन है, डाइवोर्स, मेरे हस्बैंड को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, डाइवोर्स, ठीक है। तो अब कितने आप पार्टनर्स चेंज करोगे? आप नया पार्टनर लाओगे, उसमें भी हो सकता है ये इशू, ठीक है। तो मेरा मतलब यही है कि हर एक पर्सन जब कोई इशू लेके आता है तो दोनों साइड्स हमको समझना जरूरी है। जो क्रिएट कर रहा है ट्रबल, उसका भी साइड सुनना जरूरी है, उसको भी हेल्प करना जरूरी है, खासकर उसको ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है। जो इफेक्ट हो रहा है वो शायद इसलिए इश्यू लेके आ पा रहा है क्योंकि वो थोड़ा बहुत कोप अप कर पा रहा है, लेकिन जो इफेक्ट कर रहा है, और क्या होता है, थोड़ा सा समय लूंगा, 2 मिनट। क्या है कि जो गिल्ट है, गिल्ट, जब तक किसी पर्सन को हाँ, हार्टफेल्ट माफी ना मिले, ठीक है, अगर कोई पर्सन है वो अब्यूजर है, या वो शराब पी के, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन ने पहली बार शराब पी, पहली बार लाइफ में, और वो हाई हो गया, और वो घर पे गया और उसने अपनी बीवी को फिजिकली अब्यूज किया। मैं 100% कहता हूँ कि नेक्स्ट दिन उसके उसके मन के अंदर इतना बड़ा रिपेंट होगा, इतना ज्यादा रिमोर्स होगा, इतना ज्यादा रिग्रेट होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन शायद नेक्स्ट दिन उसकी बीवी ने उसको डायरेक्टली जज कर दिया हो, या कुछ बोल दिया हो, या डायरेक्टली उसकी सुनी ना हो, उसको डायरेक्ट ब्लेम कर दिया हो। अब ये क्या होता है कि उसको पता चल गया कि मुझे माफी नहीं मिली, और मेरा जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल नहीं था, और अब उसको ना बहुत ज्यादा संकोच होने लगता है कि अब मैं नेक्स्ट मैं कैसे मुंह दिखाऊं किसी को, मैंने ऐसे कर दिया, या मैंने ऐसा बिहेवियर किया जो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वजह से सिर्फ गिल्ट रिडन होके वो सेकंड टाइम ये सेम चीज करता है, फिर थर्ड टाइम ये सेम चीज करता है। तो अगर गिल्ट आने ही नहीं दिया जाए किसी के अंदर कि तूने गलत, अगर उसके साथ बैठ के बात की जाए, अच्छा क्या हुआ, क्यों मारा, किस वजह से मारा, शराब के नशे में मारा, पर क्या थॉट प्रोसेस था, कुछ बात की जाए, या उसी दिन साइकोलॉजिस्ट या लाइफ कोच या काउंसलर या हीलर या थेरेपिस्ट या किसी मोटिवेशनल पर्सन, किसी के पास भी जाके बात कर ली जाए अगर उसी दिन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिकली लोग पाइल अप करने लगते हैं,
कि होने दो पाइल अप, ठीक है, हो गया, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, लेकिन फॉरगिव भी नहीं किया, फॉरगेट कर लिया, फॉरगिव नहीं किया, तो माइंड के बीच में है। तो नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा भी उससे रिलेटेड कुछ इंसिडेंट हुआ हो तो पहले वाला इंसिडेंट भी ट्रिगर होगा। तो पहले टाइम पे ही आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ हो, पहला दिन ब्रेकअप का हुआ उसी टाइम रिजॉल्व करो, पहला टाइम अब्यूज हुआ उसी टाइम रिजॉल्व करो, पहला टाइम आपका बिजनेस लॉस हुआ उसी टाइम वो करो, पहले टाइम आपकी लाइफ में कोई पर्सन जिसकी डेथ हुई है, ट्रॉमा कुछ हुआ उसी टाइम रिजॉल्व करो, कोई आपको इलनेस आई सीरियस उसी टाइम रिजॉल्व करो। ये जो पाइल अप करने का ये है लोगों का जो नजरिया है, वो उनके लिए रॉन्ग, बहुत बुरा साबित हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, जब वो पाइल अप करते हैं वो केस काउंसलिंग का तो रहता नहीं है बिल्कुल भी, वो डायरेक्ट साइकाइट्रिस्ट केस होता है। और जब उस साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं वो मैजिक एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैजिक के लिए उनको पिल्स भी वैसी देनी पड़ती है। मैजिक तो जरूर होता है टेम्पररी, जब तक पिल्स ले रहे तब तक, फिर ऑफ मेडिकेशन आते हैं तो बहुत ज्यादा छटपटाने लगते हैं, फिर काउंसलिंग सीख करते हैं, फिर काउंसलर से भी मैजिक सीख करते हैं कि भाई इमीडिएटली रिलीफ दे दो, आप बस एक दो सेशन ले लो और भाई वही आप जादू कर दो, कुछ मेरे 1-2 साल के इशू को आप 1-2 घंटे में आप रिजोल्व कर दो, ऐसा वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो और फिर 2 दिन में कुछ होता नहीं है, तो फिर क्या होता है, दोनों का नाम खराब होता है, किसका, साइकेट्रिस्ट कोई काम का नहीं होता, काउंसलर भी कोई काम का नहीं होता। और उसके बाद जब भी उनके कोई फ्रेंड को कोई इश्यू हो तो वो बोलेंगे यार मैं काउंसलिंग जाऊंगी, नहीं नहीं मैंने करा के देख ली, काउंसलिंग कोई काम की नहीं है। अब तुमने 2 साल के इश्यू के लिए दो सेशन लेके देखे, अगर तुम मुझे जिस दिन तुम्हारा इश्यू हुआ उस दिन आते, मैं पक्का 2 सेशन में तुमको वो कर देता, सेल्फ अपने खुद की लाइफ का इंचार्ज बना देता 2 सेशन में। अगर तुम आज कुछ हुआ और कल मेरे पास आ जाओ, तुम 2 साल बाद आ रहे हो, उसका पाइलअप होता जा रहा है, प्लस एक्स्ट्रा और जो है इश्यूज उसका भी पाइलअप हो रहा है, और वो उसका जो लेवल है, जो आपके जो प्रॉब्लम्स का वो बढ़ता जा रहा है। तो फिर किसी के उनके बस का नहीं रहता ये सॉल्व करना। तो इस वजह से एक और चीज है, एक है किसी ने अवेयरनेस, किसी ने ट्राई नहीं की काउंसलिंग इसलिए उसको मालूम नहीं है, और एक है जिसने अनइफेक्टिवली ट्राई की, जिसने इनकम्प्लीटली ट्राई की। तो दो टाइप का पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है जिसने बिल्कुल ट्राई नहीं की, वो उसमें से ऐसा पॉपुलेशन भी हो सकता है जिन्होंने ऐसे लोगों से सुना हो कि काउंसलिंग मत करवाओ, एक तो वो है। हाँ। दूसरा है एक पॉपुलेशन वो है कि हमको क्या जरूरत काउंसलिंग की, स्टिग्मा वाले लोग, कि भाई स्टिग्मा है भाई, हमको क्या जरूरत है भाई, वो तो पागल लोगों के लिए काउंसलिंग। दूसरा, और तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने इनएडिक्वेटली और आधे आधी तरीके से ट्राई की। तो ये सब पॉपुलेशन मिलके क्या हो रहा है, एक दूसरे को सेम इंफॉर्मेशन पास कर रहा है कि नहीं कराओ, नहीं जरूरत है, एक बोल रहा है जरूरत ही नहीं है, एक बोल रहा है कि जरूरत है पर काम की नहीं है, तो मत करवाओ। तो क्या करेंगे फिर, वापस से वही फॉल्टी मैकेनिज्म, स्कोप अप मैकेनिज्म्स आएंगे और कुछ करेंगे। राइट। हम्म। अच्छा, अभी आपने एक वर्ड बोला कि ये मेंटल हेल्थ की जब हम उस साइट पे जाते हैं, कोई हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, हम्म। तो ये एक स्टिग्मेटिक बिहेवियर होता है हमारे हमारी सोसाइटी में, तो बहुत है। हम्म। अच्छा, आपकी साइड पे भी ये अभी तक वैसा है? एजुकेशन ने कितना फर्क डाला है? ओके, हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, एजुकेशन या अवेयरनेस की कमी तो है, है दोनों है साइड्स में है, ये तो मुझे पता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो साइकाइट, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स में साइकाइट्रिस्ट भी है, क्योंकि मेरे पास जो भी पेशेंट आएगा, जो भी साइकोलॉजिकल इशू, डिसऑर्डर या डिप्रेशन से है, जो सीवियर है, मैं उसको डायरेक्टली मेरे फ्रेंड के पास रिकमेंड करता हूँ जो साइकाइट्रिस्ट है। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को मैन हैंडल करूँ, या किसी का ट्रीटमेंट को ऐसे ही मैं प्रोलॉन्ग कर दूँ, या जहाँ पर इंटरवेंशन चाहिए किसी का वहाँ ज़रूरी है। साइकाइट्रिस्ट के क्लिनिक भरे पड़े हैं, मैं जितना तक श्योर हूँ, मैंने पर्सनली देखा है, क्योंकि मेरे एरिया में साइकाइट्रिस्ट है, जो मेरी फ्रेंड जिसकी बात कर रहा हूँ वो साइकाइट्रिस्ट है, उनके क्लाइंट्स रेगुलरली आ रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहे हैं उनसे, उनके क्लिनिक भरे हैं, मतलब कि बाहर रश लगा हुआ है। मतलब अगर उनको कॉल करे कि अपॉइंटमेंट मिलेगा तो अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये कौन से लोग हैं जो साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि जिसने, जो अपने इशू को पॉइंट ए टू पॉइंट जेड पहुंचा चुका है, जिसका वो बोलते हैं ना कि अच्छा। टॉप लेवल पे, मतलब एसओएस वाले लोग हैं, एसओएस, एसओएस मतलब कि एकदम इमरजेंसी वाले। तो जो भी बैठा है वो जिसको पैनिक अटैक्स आ रहे हो, वो तब तब वो काउंसलर के पास बैठा है, या किसी को पैरानॉइड हो रहा है वो बैठा है, किसी को वो ड्रीम्स बहुत ज्यादा हो रही है, या उसको स्लीप एपनिया हो रहा है, तो वो साइकोलॉजी वहाँ पे साइकाइट्रिस्ट के वहाँ बैठा है। या किसी को सीवियर डिप्रेशन है, वो सुसाइडल टेंडेंसी वाला है, जिसने बहुत बार सुसाइड ट्राई किया है, वो बैठा हुआ है।
अब ये वो वाले लोग हैं जिन्हें साइकियाट्रिस्ट हेल्प करना भी चाहे एकदम बहुत सोबरली तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो लेवल ही उनका ऐसा है कि अगर उनको हम बोले भाई बहुत आप लाइट मेडिकेशन दो, बहुत प्यार से ट्रीटमेंट लो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे। उनको उनको उस टाइम पे प्रोटोकॉल अपनाना ही पड़ता है कि जहाँ पे ऐसी मेडिकेशन देनी पड़े जिसका साइड इफेक्ट होगा ही। तो अब उन उन लोग को जब ये मेडिकेशन स्टार्ट होती है तो जो वो फील कर रहे थे, एक दो सिम्टम कम होते हैं और चार पांच सिम्टम बढ़ते हैं जो मेडिकेशन से रिलेटेड है, साइड इफेक्ट टाइप बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम लोग, जितना तक मुझे पता है, जो मेरे क्लाइंट्स भी जो मैंने मेरी फ्रेंड के पास भेजे, एक हफ्ते से 10 दिन के बाद खुद से ही मेडिकेशन लेना छोड़ देते हैं, अपने आप ही। ठीक है। ओ, ये नहीं कि हाँ, वो डॉक्टर को बोले कि मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि मेडिकेशन तुमको जो भी मिलेगी, अगर आपको एक दो दिन में भी कोई साइड इफेक्ट होता है, उसी दिन डॉक्टर को बोलो, वो आपको डोजेज कम करके देगा। पर ऐसा वो नहीं करते, वो खाते रहते हैं कंटिन्यूसली। जब उनको लगता है कि नहीं मुझे नहीं जम रही है या बहुत मुझे लिथार्जिक लग रहा है, तो वो डायरेक्टली बंद कर देते हैं और नेक्स्ट टाइम कभी भी फॉलो अप नहीं करते। साइकेट्रिस्ट के पास मैक्सिमम जो पेशेंट है, मतलब मैं बोलूंगा अगर 100 पेशेंट आ रहे हैं तो 100 में से 80 पेशेंट जीरो फॉलोअप वाले हैं, जो कभी नहीं आएंगे वापस, जो आ गए और थोड़ा बहुत ट्राई किया और छोड़ दिया। 20 लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत ही ज्यादा सीवियर है, जिससे वार्निंग दी जाती है साइकेट्रिस्ट के थ्रू कि आपको आना ही पड़ेगा, हर आप 15 दिन में आइए, फाइल लेके आइए, आपकी मेडिकेशन रिन्यू होगी। वो आ रहे हैं, या कोई लोग रिहेबिलिटेशन के थ्रू आ रहे हैं, या कोई कोई लोग रिहेबिलिटेशन सोच रहे थे, पर क्योंकि उनके लिए फीजिबल नहीं है किसी अपने फैमिली मेंबर को अलग छोड़ना कहाँ पर, तो वो सोचते हैं कि चलो हम लोग घर पे ही रखते हैं मेंबर को और साइकेट्रिस्ट की दवाई चालू करते हैं। जैसे सीवियर एडिक्शन हो गया, कोई अल्कोहल स्मोकिंग के अलावा भी अगर दूसरे सब्सटेंसेस है, हीरोइन हो गया या जो भी है, क्रिस्टल मेथ, ये सब के जो एडिक्शन वाले हैं, तो ये इनको तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि उनके सिम्टम्स तो नजर आ रहे हैं, बाहर नजर आ रहे हैं उनके हाँ, सिम्टम्स। तो फैमिली भी नहीं वो कर सकती डिसएग्री, और वो खुद भी डिसएग्री नहीं कर रही, इतनी तकलीफ हो रही है। पर साइलेंट सफरर्स बहुत सारे जो नहीं जाते, साइलेंटली सफरिंग वाले जो सफर कर रहे हैं, वो शेयर भी नहीं कर रहे, और शेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि फैमिली में ही कॉज है डिप्रेशन का। अगर हो सकता है हस्बैंड कॉज है वाइफ के डिप्रेशन का, या वाइस वर्सा, या इन लॉज कॉज है, या मे बी वर्क प्लेस पे कोई कॉज है डिप्रेशन का, तो शेयर किससे करे? ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट, लेकिन क्लिनिक में बहुत लोग जा रहे हैं, ये फॉर श्योर है। मतलब इतना मैं बोल सकता हूँ कि साइकेट्रिस्ट लोग रेगुलरली कंसल्ट कर रहे हैं, पर आधे वापस नहीं आ रहे। और फिर भी उनके माइंड में दूर दूर तक ऐसा नहीं आता कि बातचीत करो या काउंसलिंग करो, वो नहीं आता। एक्सट्रीम मेजर्स, जैसे इंडिया में ऐसे ही हो रहा है कि एक्सट्रीम मेजर्स अपना रहे हैं, कि जब बोलते हैं ना पानी सिर के ऊपर निकल जाए तो हम लोग कुछ करते हैं, हम्म, ये वो कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ को लेके तो यही कर रहे हैं, क्योंकि हाँ फिजिकल हेल्थ में यहाँ पे अवेयरनेस बहुत अच्छा है। जितना तक मैं बात करूँ तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि अगर बंदे को छोटा थोड़ी सी खांसी आ जाए या थोड़ा बहुत कुछ आ जाए या वायरल कुछ हो जाए, वो डायरेक्ट वो मतलब वो एमबीबीएस या इसके पास नहीं जाएंगे, जो नॉर्मल अपना कंसल्टेंट है, वो चले जाएंगे जनरल फिजिशियन। नहीं जाएंगे, एमडी के पास चले हाँ, जाएंगे, ईएनटी के पास चले जाएंगे, या कार्डियक के पास चले जाएंगे, या डर्मेटोलॉजिस्ट, तो ये जल्दी जाते हैं। स्पेसिफिकली मैं जहाँ रहता हूँ मेट्रो ओके, सिटी में, तो फटाफट, मतलब कि आज सुबह कुछ हुआ, फटाफट जाओ, 500 रुपए 800 रुपए जो भी फीस है देके आओ, 2 मिनट के अंदर, नहीं कोई रिग्रेट नहीं है। मेंटल हेल्थ में नहीं, मेंटल हेल्थ तो शायद ओ, एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ कुछ एग्जिस्ट नहीं करती है अवेयरनेस। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अवेयरनेस वो वाला है जहाँ पे, ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, फिजिकल पेन का अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। जहाँ पे मैं रहता हूँ फिजिकल पेन, ठीक है, चुभ रहा है मुझे। मेंटल इलनेस के लिए भी तब जाते हैं जब मेंटल इलनेस फिजिकल सिम्टम दिखाने लगती है। जब जब एक्चुअली में अगर उनको शिवरिंग हो रही है, उनको आंखों के सामने कुछ दिखने लग रहा है, या उनको पेट के अंदर बहुत ज्यादा मरोड़ हो रहा है, उनको आईबीएस ट्रिगर हो गया, जो भी फिजिकल, लेकिन वो जाते फिजिकल सिम्टम के लिए। यहाँ पे भी वो ये नहीं सोचते चलो गूगल करके देखते, कोई कोई करते हैं कि उनको लगता है कि ये सिम्टम किसके, तो उनको पता चला ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के, तो वो क्या करेंगे, पेट में मरोड़ रोज हो रहे हैं या कुछ और हो रहा है, चलो चलो हम लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चलते हैं, या बहुत एलर्जी ज्यादा हो गई है तो चलो हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट, तो उसकी दवाई लेंगे, कंटिन्यूसली लेंगे दवाई, 1 महीना 2 महीना, लेकिन आराम नहीं है। अब वो डॉक्टर को भी पता चल गया इसका अंडरलाइन कॉज और कुछ है, तो बोलेगा आप एक काम करिए, आप ना ये डॉक्टर है इनके पास जाइए। वो नहीं बताते ये कौन है, ये नहीं बताएंगे आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, आप बोलेंगे ये डॉक्टर है ना, आप इनके पास जाइए, ये आपका है। तो वो पर्ची लेंगे और उनको भी पता नहीं, वो पहुंच जाएंगे, उनको बोर्ड दिखेगा साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया मुझे मेरे डॉक्टर ने, तो शायद वहां से रिटर्न चले जाए, शायद रिटर्न चले जाए या ले भी ले उनसे। तो ऐसे वाया 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 जाते हैं कि फिजिकल सिम्टम जब इंडिकेट कर रहा है
मेंटल हेल्थ की तरफ ना तो जाएंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज है कि मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, या मेरा कंसंट्रेशन वीक हो गया, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, या मेरा ये जो है जो मेरा मोटिवेशन कम हो गया है, या मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मतलब सैड फील होने लग गया है, या मुझे सब लॉस ऑफ इंटरेस्ट, तो ये सिम्टम उनको कोई भी अलार्मिंग सिम्टम नहीं लगते कि ये नीड है इसमें कुछ करने की, ये ऐसा नहीं लगता उनको। राइट। हम्म। अच्छा, एक जिस तरह हम फिजिकल हेल्थ को देख रहे हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम के बड़े अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर बने हुए हैं। हम्म। आप जाते हैं, टेस्ट होते हैं, फिर वो आपको बताते हैं कि ये आपका प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर सकता है, फिर स्पेशलिस्ट के पास हम हम्म। रिकमेंड कर दिए जाते हैं। हम्म। इस तरह से मेंटल हेल्थ के डायग्नोस्टिक सेंटर होने चाहिए, जो जहाँ पे पेशेंट आए उसको अर्ली स्टेज पे ही हम्म। हम बता सकें कि ये केस किस टाइप का है, इसको किसी स्पीकर की ज़रूरत है, इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, हम्म। या इसको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, हम्म। थेरेपिस्ट की है, राइट। साइकेट्रिस्ट है, हम्म। ये किस टाइप का केस है, उस वो केस स्टडी होना चाहिए, उसको फिर डायग्नोस करना चाहिए। तो हम्म। ये एक बाकायदा एक प्रॉपर सिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए। राइट। तो अब जो करंट सिनेरियो में इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो इसकी ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी तो हाँ। ये ज़रूर इस बात पे हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, हम्म। या हमारी जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, हमारी जो पढ़ी लिखी जनता है, उसको इस बात पे ज़रूर अब हम्म। इस बात की शदीद ज़रूरत है। व्हाट डू एक यू से? हाँ, ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये है कि लोगों पे ना जब जब तक कुछ थोपा नहीं जाता तब तक शायद नहीं करते हाँ, लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी किसी को बोल दिया कि डिमोनेटाइजेशन हो गया, लाइन में लग जाओ, तो सब लग जाएंगे क्योंकि जरूरत है। किसी को बोल दिया हाँ, कि आधार कार्ड बनवाना है आपको, यहाँ यहाँ इस टाइम पे जाना है, तो हो गया। अभी सीए एनआरसी की जब बात चलती है, सीए एनआरसी चल रहा है, यहाँ पे आप पहुंच जाइए, आपका यहाँ पे आपका सिटीजनशिप है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें जहाँ पे उनको लगता है कि उसके बिना वो उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, या सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लोग सामने से जाके करते, चाहे उस टाइम पे उनको भी पैसे भी खिलाने पड़ जाए या कुछ। जैसे भी हाँ, किसी बंदे को यहाँ अब्रॉड जाना है स्टडिंग के लिए, वो पर्सन का पासपोर्ट में कुछ इशू है कि डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है या कुछ, वो कहाँ तक भी पहुंच जाएगा उसको करेक्ट करवाने के लिए, कि जहां तक जाना है वो जाएगा, उसको करेक्ट करवाएगा ही, क्योंकि मुझे चाहिए कैसे भी पासपोर्ट और वीजा। तो मेरा ये है कि जैसे जैसे फिजिशियंस है, ठीक है, या जो एमडी डॉक्टर्स भी है, ठीक है, जो भी वो फील्ड के है, ठीक है, तो उनके पास जब भी कोई पर्सन आता है चेकअप के लिए, तो मुझे लगता है कि उनके पास एक जनरल क्वेश्चनर फॉर्म होना चाहिए जो कंपलसरी हो हर उनके पेशेंट को भरना। जहाँ पे वो अपने फिजिकल सिम्टम्स बताता है, वहां पे एक फॉर्म होना चाहिए, चाहे उसके बाहर जो रिसेप्शनिस्ट बैठती है वो सबसे भरवाए, कि हर क्लिनिक में कंपलसरी हो जाए, एक फॉर्म हो जिसमें एक हाँ, जनरल आइडिया आया है कि इस पर्सन का इंक्लिनेशन क्या डिप्रेशन की तरफ है, या कोई डिसऑर्डर की तरफ है, या कोई मेंटल इलनेस राइट। की तरफ है। और ये कंपलसरी हो, ये ऑप्शनल ना हो, ये कंपल कि अगर हाँ, आपको इस डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना है, चाहे वो, क्योंकि देखो फिजिकल एलर्जी के पीछे भी एक मेंटल इलनेस हो सकती है, ठीक है, पेट दर्द के राइट। पीछे भी मेंटल इलनेस हो सकती है, हेडेक के पीछे भी हो सकती है, वीक ब्लर आईज होने के पीछे भी हो सकती है, ठीक है, नौशिया के पीछे भी हो सकती है, तो सबके हर फिजिकल के पीछे एक मेंटल चीज है। तो अगर जो डॉक्टर्स है प्रिलिमिनरी, और क्योंकि इनके अगर ऊपर एनफोर्स किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको, आपका ये प्रोटोकॉल है कि हर एक जो आपका पेशेंट आया उसका रिकॉर्ड आपके पास होना जरूरी है कि उसकी करंट मेंटल हेल्थ क्या है। एक और चीज है कि इससे जो गवर्नमेंट है उसको भी मिलेगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट क्या क्या उनका पैरामीटर क्या है मेंटल हेल्थ का, कि सुसाइड्स के बेस पे, सुसाइड के बेस हाँ, पे मेंटल हेल्थ को वो एनालाइज कर रही है। फिर उसके बाद एडिक्ट एडिक्ट कितने हैं उसके बेस पे वो मेंटल हेल्थ को एनालाइज कर रही है। साइलेंट सफरर्स का तो कहाँ पे है नहीं जिक्र, या जो बॉर्डर लाइन नहीं पे है। है, जो बॉर्डर लाइन पे है, जो पहुंच सकते हैं, जो मतलब आज समझ लो फ्रेजाइल हालत में है, वो हो सकता है अगले हफ्ते में वो डिसऑर्डर का शिकार हो, या अगले हफ्ते वो डिप्रेशन का शिकार हो। ऐसे लोगों की गिनती तो मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ सब लोग, इतनी मैक्सिमम है कि मैं बोल सकता हूँ कि हर बंदा उस प्रोन लेवल में, जोन में है, डेंजर जोन में।
तो अगर ये डॉक्टर्स ऐसा फॉर्म भरवाने लग जाए जिसमें इंडिकेशन मिलने लग जाए कि इसके जो सिम्टम्स हो सकता है, जैसे अगर उसकी सेल्फ एस्टीम कम है, उसका कोई क्वेश्चनर हो, कॉन्फिडेंस का क्वेश्चनर हो, सैडनेस का कोई क्वेश्चनर हो, उसके बाद बाकी रिलेशनशिप से रिलेटेड पैरामीटर्स, इंसिडेंट्स उसकी लाइफ में जो हो, और इससे डॉक्टर को अगर ये पता चल जाए कि ये पर्सन सिर्फ फिजिकल इलनेस नहीं, इसका जो हेल्थ का कंट्रीब्यूटर है वो मेंटल इलनेस भी है, तो वो सही पर्सन के पास उस पर्सन को रिकमेंड कर सकता है, उस पर्सन को भेज सकता है कि आप एक काम करिए, आप जो दवाइयां खा रहे हैं मेरे साथ वो खाइए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब एमडी डॉक्टर्स या जो भी डॉक्टर्स है अपना ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल कंप्लीट कर देते हैं, जैसे किसी को पेट का इश्यू है तो उसकी भाई एंडोस्कोपी हो गई, उसकी बायोप्सी हो गई, उसकी स्मॉल बॉवल एनेमा हो गया, उसका इसका 4-5 तरह की उसकी सारी की कोलोनोस्कोपी हो गई, उसके बाद उसका ब्लड टेस्ट सारे हो गए, उसके बाद सारी दवाइयाँ लेके हो गई, फिर उसके बाद सारी उसकी डाइट्स को मॉडिफाई करके एलर्जिक जो फूड्स है वो भी हटा के हो गया, अब वो बंदे के इश्यूज नहीं आए। अब डॉक्टर बोलता है उसके बाद आप एक काम करिए, ये डॉक्टर के पास जाइए। अब इतना टाइम वेस्ट हो गया उस बंदे का, इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज वेस्ट हो गए उस पर्सन के। तो अगर आपको ये मेंटल हेल्थ का इश्यू था, ये स्टार्टिंग में भी शायद पता चल सकता था, इंडिकेशन की ये भाई ये एंजाइटी की वजह से इश्यूज हो रहे हैं या किस वजह से हो रहे हैं, ट्रिगर इसका। तो उन लोग जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, क्योंकि अभी देखो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि फाइनेंशियल एलिमेंट तो इन्वॉल्व है डॉक्टर्स के केस में, तो वो कहाँ जाके रुकेंगे हम नहीं बोल सकते। डॉक्टर्स तो उनके लिए टेस्ट कराने भेजो तो भी उनको इनकम है, लैब्स में भेजो तो भी इनकम है, दूसरे डॉक्टर के पास भेजो तो भी इनकम है, पेशेंट बार बार आ रहा है तो भी इनकम है। तो सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं है, पर ये वाला एलिमेंट की वजह से क्या होता है कि केस खींचा चला जाता है। मेंटल हेल्थ का केस तो बहुत ही खींचा चला जाता है, क्योंकि हमेशा मेंटल हेल्थ का केस फिजिकल सिम्टम्स से कवर होके आएगा, हमेशा जब भी डॉक्टर्स के पास लोग पहुंचेंगे। तो अगर ऐसे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होने लग गई सब पर्सन की, और पहली बात तो हर पर्सन को ये पता चल जाएगा मेरे फैमिली में कोई प्रोन तो नहीं है मेंटल हेल्थ इश्यू के लिए, फिर उसके बाद मेरे को मेरी सोसाइटी में पता चल जाएगा, धीरे धीरे मुझे मेरी सिटी और एरिया में पता चल जाएगा, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कौन कौन प्रोन है, फिर वहाँ पे वो प्रोग्राम्स अरेंज करा सकती है, ग्रुप प्रोग्राम्स अरेंज करवा सकती है अवेयरनेस के लिए, और ग्रुप काउंसलिंग भी ऑफर कर सकती है। तो क्या होगा कि देखो मेंटल हेल्थ स्पॉइल हो रही है, इसलिए प्रोडक्टिविटी कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी कम है, हर चीज, क्योंकि वो पर्सन उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और परफॉर्म कर पा रहा है तो उसके पर्सनल इश्यूज लाइफ के हैं जो हर्डल्स की तरह आ जाते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज है। जैसे अभी डाइवोर्स की बात करें, मेरे मेरे एक फ्रेंड है, वो लॉयर है, तो उनके पास जो लोग आ रहे हैं डाइवोर्स के लिए, ऐसा नहीं हो रहा कि कल रात को हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा हुआ और आज दोनों ने बोला हाँ डाइवोर्स, ऐसा नहीं होता। ये झगड़ा महीनों से या सालों से चलता आ रहा है, जो भी इशू है, ऐसा नहीं है कि डाइवोर्स का जो डिसीजन है वो एक दिन में बनाया गया। लेकिन ये जो प्रोसेस इतने टाइम से जो इशू चल रहा था, वो उसमें जरूर मेंटल हेल्थ का योगदान है, और वो वाला एस्पेक्ट किसी ने नहीं देखा, कि उसको बस सबको ये लगता है कि ये पर्सन राइट नहीं, ये पर्सन राइट नहीं है, इसलिए हम लोग सेपरेट हो। पर क्या आपकी कितनी गलती थी, उसकी कितनी गलती थी, आप कितने साउंड थे, वो कितने साउंड थे, और दोनों में से कौन कितना चेंजेस ला सकता था। स्टार्टिंग पॉइंट पे बस ध्यान दिया जाए, मुझे लग रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर ध्यान दिया जाए, जहां से इशू स्टार्ट हो रहा है या बर्डिंग इशू है, तो शायद साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक में कोई बैठा ना हो, जो कि साइकेट्रिस्ट अगर सुन रहे हैं तो वो मुझसे थोड़ा गुस्सा भी होंगे, कि लेकिन कोई भी ना बैठा हो अगर जो मेंटल हेल्थ को स्टार्टिंग में ध्यान दिया जाए। राइट, यू आर राइट। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। हम्म ये हमारे ग्रुप में डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आते रहते हैं। हम्म हम नेक्स्ट अपनी मीटिंग पे इस पे बात करेंगे। एक तो है एंगर मैनेजमेंट पे थोड़ा सा आप गाइड कीजिएगा नेक्स्ट हमारी मीटिंग में। हम्म और अभी एक छोटा सा क्वेश्चन था, माइंड और ब्रेन में क्या फर्क है, ओके, जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, ठीक। अब मैं साइंटिफिकली मुझे नहीं मालूम मैं कितना आंसर कर पाऊंगा, ये मेरा पर्सपेक्टिव मैं बताना चाहूंगा कि ब्रेन इज एन ऑर्गन आपकी बॉडी का ऑर्गन है। जैसे आपकी हाथ है, आपके हाथ के अंदर आपकी मांसपेशियां हैं, आपकी हड्डियां हैं, आपका जो किडनी है, लिवर है, हार्ट है, ठीक है, आपकी आईज है अंदर, ठीक है, आपकी जो ईयर कैनल है, ये हर हर एक ऑर्गन है जो फंक्शन कर रहा है, ईयर ड्रम है। तो ब्रेन एक ऑर्गन है, ठीक है, जो प्रोसेस कर रहा है जो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, लॉजिकल इन्फॉर्मेशन को और क्रिएटिव इन्फॉर्मेशन को। ये एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन है जो आप, जैसे कि मैं बताता हूँ, हम लोग नॉर्मली किसी के सिर में चोट आती है तो ब्रेन स्कैन करवाते हैं,
ब्रेन की स्कैन, तो उसमें पता चलता है चोट का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हुआ है। अब्रॉड में कोई कोई केसेस में माइंड के रिलेटेड भी ब्रेन स्कैन्स करवाने लग गए, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि कौन से वाले जो उनके ब्रेन के एरियाज है वो हाइपर एक्टिव है या कहाँ पे वो कम है, तो वो बोल सकते हैं कि ये डिप्रेशन का शिकार हो सकता है बंदा, या ये बंदा ओसीडी का शिकार हो सकता है। वो स्कैन से भी पता लगा रहे हैं इंक्लिनेशन। पर ब्रेन एक ऑर्गन है, और जो माइंड है ना, माइंड एक इल्यूजनरी चीज है, ठीक है। माइंड मैं बोलूंगा कि एक एक बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है, माइंडफुल और माइंडलेस ऐसे वर्ड आता है, माइंडफुल, ठीक है। ठीक है, अब जब माइंड हम लोग बोलते हैं माइंडफुल मेडिटेशन कीजिए, माइंडफुल मेडिटेशन, ठीक है, उसका मतलब है कि माइंड को आप अवेयरनेस रखिए अपने माइंड। अब मैं बोलूंगा कि माइंड इज अ बलून ऑफ थॉट्स, और कुछ नहीं है, मेरा मेरा जो कहना है, ठीक है। जैसे दो चीजें हैं, अब हम बोलते हैं मन, माइंड को मन बोलते हैं, और दूसरा वर्ड है, आई थिंक वो उर्दू का ही, उसको हम बोलते हैं अमन, अमन, ठीक है। जहां मन नहीं है, जहां मन, हम यूजली बोलते हैं ना कि हमारे देश में अमन होना चाहिए, अमन, अमन, और हम लोग यूजली अमन को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, शांति के साथ, पीस के साथ, जहां पर शोर शराबा ना हो, वहां पे बहुत काम हो वो चीज। तो कौन सा जो माइंड है वो काम है, वो वही माइंड है जो काम है जिसमें थॉट्स नहीं है। जो माइंड में थॉट, माइंड मैं बोलूंगा माइंड में थॉट्स नहीं है, थॉट्स ही माइंड है। एक थॉट की चेन है, थॉट प्लस थॉट प्लस थॉट प्लस थॉट, जैसे मॉलिक्यूल्स, थॉट के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो रहे हैं और वो एक एटम बना रहे हैं, और वो हो गया आपका माइंड, ठीक है। अब जब इसमें से थॉट्स आपके, आप थॉटलेस हो जाते हो, जब थॉटलेस, हम मेडिटेशन में बोलते हैं कि हम थॉटलेस हो जाए, हम चेतना में चले जाए, हम ध्यान साधना में चले गए, और थॉट्स बिल्कुल भी नहीं रहे हमारे माइंड में, तो तब माइंड भी नहीं रहा। मेरा पर्सपेक्टिव है। ओके, बस मैं वही जानना चाह रही थी, हाँ मैं जानना चाह रही थी कि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। जी, हाँ, नेक्स्ट हम अपनी मीटिंग में थोड़ा-सा इसको डिफरेंट वे में लेके आगे चलेंगे, और जरूर हमारे कुछ सवालात होंगे, आप उसके जवाबात देंगे, जरूर और इट जरूर। वाज़ वेरी बहुत नाइस बहुत टॉकिंग विद यू, वेरी बहुत। इन्फॉर्मेटिव, हम्म। और थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने आपका टाइम निकाला और मुझे भी अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है, चलो, थैंक यू। सी यू द नेक्स्ट टाइम ओके, सी इंशाल्लाह। यू नेक्स्ट टाइम, बाय।